उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि आपकी असिस्टेंट या फिर हेड ऑपरेटर में साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई, आइए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि साइंस का टेस्ट आज होगा और हमारी जो जिद है गाइस वो पूरी ज़रूर होगी। कहने का मतलब है हमारी जो जिद है कि सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन तो होगा ही। तो अब आइए मेरे प्यारे भाई आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप सबको बता दें कि आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, ये मंजिल ही तेरा नसीब है। समझ के मेरे प्यारे भाई, अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, ये मंजिल ही तेरा नसीब है। अब आइए मेरे प्यारे भाई, इसी आशा जोश उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आज के। और मैं आपको बता दूं गाइस कि इसके पहले आपकी जीके की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी जानते हैं कि जो साइंस की क्लास होती है ये रोज़ रात 8 बजे होती है। और इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कुछ बच्चे समझ रहे हो सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर। आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप सभी से मैं एक बार दिल की गहराई से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी प्यारे भाई बहन जुड़ चुके हैं वो एक बार क्लास को दिल की गहराई से पहले क्लास को लाइक कर देंगे। सभी प्यारे भाई जो भी जुड़ चुके हैं वे क्लास को लाइक कर दें और अपने मित्र तक इस क्लास को शेयर भी कर दें। उसके बाद ही क्लास में आगे बढ़ें। सभी मित्र एक बार क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो गाइस यहाँ पर स्पष्ट आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको यहाँ पर बोलकर सुना रहा हूँ, ठीक है। ये बुक से मैंने लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है। यहाँ पर देखो एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसका आंसर आप सबको बताना है। देखो स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा गाइस तो आप सुन लीजिएगा मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन पहला आपको दिया गया है 6.023 इंटू 10⁻23। दूसरा है 6.023 इंटू 10⁻23। और तीसरा ऑप्शन है 6.23 इंटू 10⁻24। और चौथा है 6.23 इंटू 10⁻23। ये 25 है, ठीक है। यहाँ पर 25 लिखा गया है। तो देखो इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई 6.023 इंटू 10⁻23। 6.023 इंटू 10⁻23। मैं आपको बता दूं गाइस कि आप क्लास की जो गाइस क्वालिटी है इसको हाई कर लीजिए, उसके बाद आपको क्लास अच्छे से दिखेगी। हालांकि आप क्वेश्चन आपका स्पष्ट दिख रहा है। अगला है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। इसका आंसर आप सबको बताना है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। फटाफट आंसर दे दो मेरे प्यारे भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट ये भी आपका है, फटाफट आंसर दो। स्पष्ट दिख रहा होगा मेरे प्यारे भाई, मैं बोल रहा हूं समझ लो। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पारसेक। जो भी मित्र पारसेक बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं। मेरे प्यारे भाई एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर, इसका आंसर आप सबको बताना है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर जो है मेरे प्यारे भाई ये एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है। इसका आंसर आप सब बताएंगे। 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है। फटाफट आंसर दे दो सभी प्यारे भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है मेरे प्यारे भाई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 0.2642। 0.2642 के बराबर होता है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं। गाइस इन्हें आप कहते हो फर्मी मीटर या फिर कहा जाए कि फर्मी में कितने मीटर होते हैं। सब कुछ गाइस बात एक ही होगी। 10⁻15 मीटर बराबर एक फर्मी मीटर। 10⁻15 मीटर बराबर एक फर्मी मीटर। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है। लॉगरिथम यानी गाइस जिन्हें आप कहते हो लॉग। आप सभी ने कक्षा 9 में, कक्षा 10 में और 11-12 अगर आपने मैथ लिया रहा होगा 11-12 में तो गाइस आपने लॉगरिथम में पढ़ा होगा। या फिर अगर आपने गाइस फिजिक्स लिए होंगे, फिजिक्स साइंस साइड से रहे होंगे तो आपने पढ़ा जरूर होगा लॉगरिथम।
ठीक है। तो लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर दे दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन नेपियर। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, जॉन नेपियर। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। इसका आंसर आप सबको बताना है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। फटाफट आंसर दे दो सभी प्यारे भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मैक्स प्लांक। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैक्स प्लांक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र आपसे पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दे दो सभी प्यारे भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि हाइग्रोमीटर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला कि एक एंगस्ट्रम जो मात्रक है ये किसके बराबर होता है। इसका आंसर आप सबको बताना है, एक एंगस्ट्रम मात्रक किसके बराबर होता है। फटाफट आंसर दे देंगे सभी प्यारे भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 10⁻⁻10 मीटर बराबर एक एंगस्ट्रॉम। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला कि पृथ्वी की उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है किसके ऊपर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फटाफट आंसर दे दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपको बता दूं गाइस कि अगर आपको ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो आप क्लास की क्वालिटी को थोड़ा स्पीड, मतलब इसकी जो क्वालिटी है गाइस ये आप 480 पे चलाइए, 480p पे गाइस, वो अच्छे से आपकी क्लास दिखेगी। ठीक है, तो देखो पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग जो है निर्भर करता है किसके ऊपर, आपसे ये पूछा गया। सही आंसर होगा कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करेगा। सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बहुत है। फटाफट आंसर दे दो सभी प्यारे भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और लगभग सभी प्यारे भाई इसका सही आंसर भी बता रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिए जाए तो इस गतिज ऊर्जा का मान कैसा होगा। अब मेरे प्यारे भैया समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया है आपसे, किसी भी वस्तु का अगर संवेग, किसी भी पिंड का अगर संवेग 50% बढ़ा दिया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 12 का। यहाँ पर वो हो जाएगा गाइस आपका 125% बढ़ेगा। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला कि अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है किस माध्यम में। अनुदैर्ध्य तरंग जो है ये किस माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। सभी माध्यम में, ठोस में, द्रव में या फिर गैस में। बता दो इसका सही आंसर क्या होगा। देखो मेरे प्यारे भाई जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है ये सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। कहने का मतलब है ठोस, द्रव, गैस या तीनों माध्यम में उत्पन्न हो सकती है अनुदैर्ध्य तरंग। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। मेरे प्यारे भाई किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बता दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दो। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हवा में गाइस जो अनुप्रस्थ तरंग है ये उत्पन्न नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो है क्या कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो है क्या कहलाता है। कल से गाइस मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इसकी जो गाइस क्वालिटी है थोड़ी हाई में रखूंगा, ठीक है, ताकि आप सबको कुछ भी परेशानी ना हो। तो देखो प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो है ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई, प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि पनडुब्बी जो है ये किसके सिद्धांत पर आधारित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दे दो सभी प्यारे भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
पनडुब्बी। पनडुब्बी जो मेरे प्यारे भाई ये उत्प्लवन के नियम पर आधारित है या फिर कहा जाए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। उत्प्लवन के नियम पर आधारित है या फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। गाइस ये बात एक ही है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, आखिर क्यों? यानी कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? क्योंकि गाइज आप सभी जानते हैं कि समुद्र के जो पानी का घनत्व है वो नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र के पानी का घनत्व जो है और नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला कि तरंग अपश्रव्य कही जा सकती है जब उसकी आवृत्ति कैसी होगी? इसका आंसर आपसे प्यारे भाई बहन बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी प्यारे मित्र क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। कहने की जरूरत ना पड़ेगा, इस आप सबकी जिम्मेदारी, आप सबका भी फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। अपश्रव्य तरंग कब कहा जाएगा, जब उसकी जो आवृत्ति होती है मेरे प्यारे भाई वह 20 हर्ट्ज से कम होगी। अपश्रव्य तरंग कब कहा जाएगा, जब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होगी, तब कहा जाएगा तरंग जो है ये अपश्रव्य है। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखो, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग कैसा हो? मेरे प्यारे भाई यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाएगा तो ध्वनि का वेग भी आधा होगा, क्योंकि गाइज आप सभी समझते हैं कि ध्वनि का वेग और तरंग जो गाइज ये दोनों समानुपाती होते हैं। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। दोनों बराबर होते हैं तो आधा ये भी हो जाएगा आपका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि तरंग जो है कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुम्बकीय या फिर कोई नहीं? क्वेश्चन आपको पूछा गया है, फटाफट आंसर दे दो। ध्वनि तरंग एक ऐसी तरंग है, मेरे प्यारे भाई ध्वनि तरंग जो है एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अनुदैर्ध्य, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला की गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की कितनी होती है? गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वह उसकी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है, आधी होती है, तिगुनी होती है, चौथाई होती है, कैसी होती है? फटाफट आंसर दे दो सभी प्यारे भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है ये उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है। आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि फोकस दूरी बराबर होता है r/2 है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है मेरे प्यारे भाई ये सदैव काल्पनिक और सीधा बनता है। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंग का उदाहरण यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दे दो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है कि ध्वनि तरंग का है, विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का है, या फिर परावैगनी तरंग का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दे देंगे सभी प्यारे भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी मित्र क्लास को लाइक नहीं किया मैं क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे, कहने की जरूरत ना पड़े। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आप सबकी जिम्मेदारी का कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश तरंग जो है इसे विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस जो है कैसा होता है? फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस जो है कैसा होता है? ऑप्शन है अवतल, उत्तल, वियोत्तल या फिर कोई नहीं। देखो जो फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है ये कैसा होता है आपसे पूछा गया है। गाइस याद रखना इसका लेंस कहता होता है वो होता है उत्तल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला है E = mc² को प्रतिपादित किया था किसने? सभी जानते होंगे मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, नील्स बोर ने या फिर एनारिको ने। E = mc² को प्रतिपादित किसने किया?
सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा आइंस्टीन ने। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कि आइंस्टीन ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है किसमें? थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है यूरेनियम में, पोलिटोनियम में, पोलोनियम में या फिर रेडियम में। क्वेश्चन नंबर 26 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दे दो। थोरियम के नाभिक को प्लूटोनियम से बदला जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है फ्यूज का पदार्थ जो है ये होना चाहिए उच्च प्रतिरोध का, निम्न गलनांक का, उच्च नम्यता या फिर उच्च गलनांक का। फ्यूज का पदार्थ जो है कैसा होना चाहिए आपसे पूछा गया मेरे प्यारे भाई, ये निम्न गलनांक का होना चाहिए। और फ्यूज जो है किसका कार्य करता है आप सभी जानते हैं। फ्यूज जो है गाइस ये हमारे घरों में विद्युत परिपथ की रक्षा करने के लिए कार्य करता है, यानी कि विद्युत परिपथ की रक्षा के लिए लगाया जाता है फ्यूज। और फ्यूज कैसा होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, ये याद रखना है निम्न गलनांक का होना चाहिए। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम है? कहने का मतलब है यक्स किरण, वाई किरण और परावैंगनी किरण और अवरक्त किरण में से इन चारों ऑप्शन में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंग की जो आवृत्ति है ये अधिकतम है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, अवरक्त किरण की जो विद्युत चुंबकीय आवृत्ति होती है ये अधिक होती है। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है कि ऊर्जा का क्षय कम होता है दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में या फिर दोनों प्रकार की धारा में या फिर कोई नहीं। ऊर्जा का क्षय मेरे प्यारे भाई, ऊर्जा का क्षय जो है ये कम होता है, याद रखना है दिष्ट धारा में। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपके सामने ट्रांसफार्मर जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? मेरे प्यारे भाई ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी प्यारे भाई जानते होंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? मेरे प्यारे भाई सही आंसर होगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। गाइस आपको ऑप्शन में कहीं कहीं अन्योन्य प्रेरण भी देखने को मिल सकता है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि अन्योन्य प्रेरण अगर पहले ऑप्शन में रह जाएगा तब आप इसे ही वरीयता देंगे। अगला है कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप जो है ये किस क्रम में जोड़े जाते हैं? याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो घरेलू प्रकाश के लिए जो लैंप होते हैं यानी कि जो बल्ब वगैरह होते हैं ये सारे के सारे समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सबसे अधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? मेरे प्यारे भाई याद रखना विकिरण के माध्यम से। और आप ये भी जानते होंगे कि सूर्य का जो प्रकाश है ये पृथ्वी तक किस माध्यम से आता है, तो विकिरण के माध्यम से ही आता है। क्योंकि गाइज आप सभी समझते हैं कि विकिरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो ऊष्मा है या प्रकाश जो है ये सबसे अधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होता है। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। सभी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि न्यूनतम संभव ताप, मेरे प्यारे भाई न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट आंसर दे दो सभी प्यारे भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब समझना मेरे प्यारे भाई, न्यूनतम संभव ताप आपसे कहा गया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस जो है मेरे प्यारे भाई एक न्यूनतम संभव ताप होता है। इससे कम संभव ताप संभव ही नहीं है, ठीक है, इससे कम ताप संभव नहीं है। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि कैसी होती, मतलब अपरिवर्तित रहती, कम होती, ज़्यादा, अधिक या फिर कितनी होती? इसका आंसर आपको बताना है। अब देखो, यदि वायुमंडल ना होती तो गाइस जो दिन की अवधि है यह कैसी होती मेरे प्यारे भाई, याद रखना कम होती। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा।
याद रखना मेरे प्यारे भाई, कोरोना। कोरोना जो भाग है मेरे प्यारे भाई, ये जो है ये सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का ऐसा भाग है जो दिखाई देता है। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। अगला है कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है, यदि प्रकाश कैसा हो? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन कब होगा भैया? जब कांच से वायु में प्रकाश चला जाएगा। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। जो भी मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर देख लिया आपका ऑप्शन है, इसका जो गाइस क्वेश्चन था उसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं आप सबको बता दूं कि जो जीके की टॉपिक वाइज क्लास होती है सुबह 8:30 बजे होती है। हालांकि गाइस आज हमारे पास समय नहीं था, तो इसलिए गाइस आपकी टॉपिक वाइज क्लास नहीं हुई है। लेकिन रीजनिंग की क्लास आपकी 10 बजे, मैथ जो है 6 बजे, हिंदी जो है 7 बजे, और जीके टेस्ट 7:30 बजे, साइंस टेस्ट आपका गाइस 8 बजे होता है। जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बगल में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली हर टाइप क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। जो भी मित्र हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। हमारी मेहनत आप सबको कैसी लगी जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सभी प्यारे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।